Assalamu alaikum. Today we are going to start contribution of Muslim scientists. The Muslim scientists have played great role in the development of biological science. They began experiments and observation from the first century of Hijrah. Following are some details about the important Muslim scientists who made significant contribution towards the development of biology. बेसिकली बहुत सारे ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम दिया है। उनमें से कुछ यहाँ पर हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट और बहुत सारी इन्वेंशंस डिस्कवरीज़ की। सबसे पहले हैं जाबिर बिन हयान 722 to 817 AD. He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plants and animals. Al-Nabatat and Al-Hayawan are his two famous books on plants and animals respectively. बेसिकली जाबिर बिन हयान ये ईरान में पैदा हुए और इन्होंने बहुत सारा काम सर अंजाम दिया केमिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। अल-नबातात इनकी बुक है जो कि प्लांट्स से रिलेटेड है और अल-हयावान इनकी बुक है जो कि एनिमल्स से रिलेटेड है। सेकंड है अब्दुल मलिक आसमाई 741 to 828 AD. He was a great zoologist and wrote many books on animals like Al-Fil on horse, Al-Ibil on camels, Al-Shat on sheep, Al-Wahush on wild animals, and Khalqul Insan on different parts of human body and their functions. अब्दुल मलिक असमाई ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी और ये एक फेमस जोलॉजिस्ट थे और इनका जो बुक्स हैं इनकी बुक्स एक हॉर्स पर है, एक कैमल पर है, एक शीप पर और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स पर जिसका नाम अल-वहूश है, और खल्कुल इंसान जो कि डिफरेंट पार्ट्स ह्यूमन बॉडी जो कि एक इंसानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करे, उनके फंक्शंस को डिस्क्राइब करे, उससे रिलेटेड भी इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था खल्कुल इंसान। नंबर थर्ड है अबू अली सीना 980 to 1037 AD. He was the greatest of all the Muslim scientists and considered as the founder of medicine. ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे मुस्लिम साइंटिस्ट में और ये कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन इन्होंने ही बनाई फर्स्ट टाइम। ही इज़ कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट, इन्हें एविसीना के नाम से जाना जाता है वेस्ट में। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंगटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस। इन्होंने बहुत सारे डिज़ीज़ को डिस्कस किया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एक डिज़ीज़ है फेमस, उसे डिस्कस किया, और भी दूसरी जितनी भी इन्फ्लेमेशंस हैं उन्हें डिस्कस किया। ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूज़िक। और इसके साथ साथ सिर्फ एक बायोलॉजी में नहीं बल्कि मैथमेटिक्स की फील्ड में भी उन्होंने बहुत वर्क किया, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी, फ़िज़िक्स की फील्ड में भी, पैलेंटोलॉजी में भी और म्यूज़िक में भी। ही रोट बुक लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा, और इन्होंने दो फेमस बुक्स भी लिखी जिनका नाम था अल कानून और दूसरी थी फिल तिब अल शिफा। तो ये बात हो गई कंट्रीब्यूशन की, मुस्लिम साइंटिस्ट ने किस तरीके से काम सर अंजाम दिया बायोलॉजी में। देन हम डिस्कस करेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन. All the living organisms are made up of cell, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एक ह्यूमन बीइंग है या एक लिविंग बॉडी हम कह सकते हैं, तो वो बेस करती है एक केमिकल फाउंडेशन पे। बेसिकली एक केमिकल फाउंडेशन है, उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी बनी, ह्यूमन के बहुत सारे ऑर्गेनल्स बने। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बेस्ड करती है एक सेल पर, एक नहीं बहुत सारे सेल्स पर, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि एक सेल से ही आगे डिवीज़न हुई और बहुत सारे सेल्स बने, फिर टिश्यूज़ बने। तो सेल से ही बॉडी बनी, पूरी कंपोज्ड हुई, तो से सेल एक बेसिक यूनिट है और हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन है। तो अब हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस के स्टार्ट से लेके हम बड़े लेवल की तरफ जाएंगे। सबसे पहला लेवल है हमारे पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम. ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बेसिकली जितने भी मैटर है वो बना हुआ है
एलिमेंट से, और एलिमेंट्स जो कि कंपोज हुए हैं एटम से, और एटम के जो मेजर पार्ट्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। In nature, there are more than 100 kind of elements, and among these, 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. बेसिकली पूरी नेचर में 100 एलिमेंट्स होते हैं और इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। और only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic elements of life. लेकिन 6 एलिमेंट्स जो हैं जो यहाँ पर मेंशन है वो एक बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इसलिए है कि एटम्स सबसे छोटा पार्ट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। दैन हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. Molecules basically जब atoms combine होते हैं तो molecule बनता है, तो हम इन्हें कह सकते हैं biomolecules. These are constructed in great variety and complexity. ये construct होते हैं बहुत सारी varieties में और complex भी होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा। They are classified as micromolecules and macromolecules. इनको हम classify कर सकते हैं दो क्लासिफिकेशन है मेजर, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क ये है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, मीन्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मीन्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स। The unit of macromolecules combine together to form macromolecules. और बेसिकली जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स छोटे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं बड़े मॉलिक्यूल जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। दैन हमारे पास नंबर 3 पे आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब बायोमोलिक्यूल आपस में वर्क करते हैं एक साथ तो उन्हें हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक कॉम्बिनेशन है जो कि ऑर्गेनिक और कुछ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज़ कॉल्ड सेल। और जब प्रोटोप्लाज्म जब एक यूनिट की फॉर्म में वर्क करता है तो ये कहलाता है सेल। क्योंकि जब बहुत सारे ऑर्गेनिल्स उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एक हमने यूनिट को, सिंगल यूनिट को कह दिया सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि सेल एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मीन्स के लिविंग बॉडी जो है उसके बगैर कुछ भी नहीं। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़, और जब एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यूज़। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। और यही टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू फॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। When different organ system function in a coordination and as a unit they form a body or multicellular organism। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है और हम कह सकते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। नंबर 4 हमारे पास है टैक्सोनॉमिक लेवल। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक और लेवल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। द स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which includes morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring। और इस लेवल में स्पीशीज़ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हमारे पास स्पीशीज़ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और स्पीशीज़
क्या होती हैं स्पीशीज़? बेसिकली मार्फोलॉजिकली मीन्स के मार्फोलॉजी हमने ब्रांचेस में पढ़ा था कि एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है वो सिमिलर होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस सिमिलर हो और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों और प्रोड्यूस कर सकते हों ऑफस्प्रिंग, तो स्पीशीज़ हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं और ये टैक्सोनॉमिक लेवल का सबसे छोटा यूनिट है। देन हमारे पास नंबर 5 पे आता है पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। जितने भी मेंबर्स हैं एक सेम स्पीशीज़ के, वो अगर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अ ग्रुप ऑफ पैरट लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। पैरट की यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर एक ग्रुप है पैरट्स का, वो एक दरख्त पे रहता है तो हम उसे कहेंगे पैरट पॉपुलेशन। देन नंबर 6 पे हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब मेंबर्स डिफरेंट स्पीशीज़ के, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जगह पर रह रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, इसकी एग्जांपल है कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के बर्ड्स, कोयल भी ले लें, पैरट भी ले लें, क्रो भी ले लें, अगर वो एक दरख्त पे रह रहे हैं तो हम उसे कहेंगे बर्ड कम्युनिटी। मींस कि वो बर्ड्स तो हैं सारे लेकिन वो अलग अलग तरह के हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी लेवल। उसके बाद है हमारे पास नंबर 7 पे इकोलॉजिकल सिस्टम। Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for the survival. Communities कहीं ना कहीं तरीके से अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं और उनका इंट्रैक्शन लाजमी होता है अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए और वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से मिल रहा होता है एंड इन टर्न गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इंसान या एनिमल्स एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो अपने इन्वायरमेंट को दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। दिस इंट्रैक्शन इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। ये सिस्टम और ये इंट्रैक्शन कहलाता है इकोसिस्टम और हम इसे कह सकते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। देन नंबर 8 हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब बायोस्फीयर किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ पर अर्थ में, दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर ओशियन है, बहुत सारी जगह ऐसी भी है जो सी लेवल है, बहुत सारी जगह ऐसी है जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये हो गया बायोस्फीयर लेवल। थैंक यू सो मच।